मैं शाह साहब, फैसल शाह साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगा बिलखुसूस इस डेडलॉक के ऊपर। दूसरा, जहाँ ट्रंप साहब बमबारी की बात करते हैं बसूरत दीगर, वहाँ अब ईरान भी, मैं उनके स्टेट मीडिया को देख रहा था, इरना को, तस्नीम को, महर को, वो कह रहे हैं कि अब अगर हम पे हमला हुआ तो हम फिर महदूद नहीं रखेंगे कार्रवाई, बल्कि यंबू पाइपलाइन सऊदी अरेबिया का नाम ले रहे हैं, फुजेरा ऑयल फैसिलिटी यूएई का नाम ले रहे हैं, और फुल हौसी क्लोजर ऑफ द बाबुल मंदब स्ट्रेट का जिक्र कर रहे हैं। तो अगर ये पैरेलल स्टेट ऑफ हॉर्मस और फिर साथ बाबुल मंदब, इन दोनों को चोक करने की बात करते हैं, क्या ये मुमकिन होगा? नंबर एक। नंबर दो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, और जिन तनसीबात का ये जिक्र कर रहे हैं वो क्यों अहम है? फैसल शाह साहब। बहुत शुक्रिया जामी, मुझे प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल ये मुमकिन है जो वो कह रहे हैं, और ये हो चुका है। ये ऐसे नहीं है कि ये कोई अनहोनी बात कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके कंट्रोल में, आज तक कंट्रोल में, और कोई उनसे वो कंट्रोल नहीं ले सका है, बावजूद इसके कि ट्रंप साहब ने बहुत धमकियां दी, बहुत रिक्वेस्ट भी की एक तरह से, फिर बहुत सारे ममालिक को शामिल करने की कोशिश की, फिर बमबारी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल तो वहीं का, और फिर उनको ब्लॉकेट लगाना पड़ा ईरान के ख़िलाफ़ ताकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे। लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान का ही है। और हम यहाँ देखते हैं बड़े वाज़े तौर पे कि जोग्राफ़ी ने आखिरकार टेक्नोलॉजी को मात दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आके। अच्छा, बाबुल मंदब की अगर आप बात करते हैं तो पिछले साल चले जाइए, हूथियों ने उसको बंद किया था, उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, और अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी वहाँ पे, और इन्होंने ये गारंटी दी थी कि जी जो शिपिंग कंपनीज जहाँ से गुजरना चाहती हैं हम उनको लेके जाएंगे। लेकिन बहुत सारी शिपिंग कंपनीज ने वहाँ से गुजरने से मना कर दिया था, और अफ्रीका के नीचे से होके जाते थे, जिससे टाइम और पैसा दोनों बढ़ गया था। कंट्रोल हूथियों से नहीं लिया जा सका था बाबुल मंदब का, अनटिल उन्होंने खुद खोला। तो अभी भी जंग में शुरू में उन्होंने ये कह दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये दोबारा कंट्रोल इसका हासिल कर लेंगे, और फिर दुनिया को मुश्किल होगी। क्या फ़र्क पड़ेगा? 20% एनर्जी रिसोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है दुनिया का, जिससे आप देख लीजिए कि इसके माशी असरात दुनिया के कोने कोने में फील किए जा रहे हैं। 15% गुजरता है बाबुल मंदब से, तो दोनों को मिला लीजिए तो तकरीबन 35 से 40% का फ़र्क पड़ जाएगा। जो 20% पे इस वक्त दुनिया सह रही है, वो तकरीबन उसको डबल कर लीजिए कि क्या दुनिया का हाल होगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ये जो ट्रंप साहब की ब्रिंकमैनशिप है, ये दुनिया को कहीं नहीं लेके जा रही है सिवाय तबाही पे। सही। मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर सीज़ फायर के दौरान नहीं उनको करना चाहिए था। अगर वो होप कर रहे थे कि हम किसी मुआहदे पे पहुंचना चाहते हैं, और हम दोनों तरफ, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ईरान में कोई के पास कोई जल्दी नहीं है। वो चाहते हैं कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म मुआहदा होना चाहिए, ताकि ये जो 47 साल से तलवार लटकी हुई है ये बिल आखिर खत्म हो जाए, ये कोई दोबारा ना था जी। और लेकिन अमेरिका बहुत जल्दी उजलत बिल्कुल का शिकार है। वो चाहता है कि बस जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएं और एग्रीमेंट हो जाए, ईरान मान ले। तो वो बेसिकली बातचीत करने नहीं आ रहे हैं, वो डिक्टेट करने आते हैं। एग्जैक्टली। शाह साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, ये ट्रंप साहब ने आज इसी इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए वो तोशका नामी जो वेसल थी उसका जिक्र भी किया, जिसके इंजन रूम में इन्होंने सुराख किया और फिर कहा कि जो अमला है उसे वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन आज इन्होंने अजब बात की, कहते हैं जी उसमें चीन की जानब से कुछ बड़े उम्दा तहाइफ थे जो ईरान के लिए जा रहे थे। ये वाकई पॉसिबल होता है? नेवल ब्लॉकेड हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो, और एक 900 फीट लंबा जहाज़ जा रहा और उसमें चीन खुफिया साजो सामान भेज रहा हो ईरान के लिए, या ये आपको भड़क लगी है? जामी, मेरा ख्याल है कि ये भड़क है। चीन भी कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है, और ईरानी भी इतने कोई बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया में कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है इनफैक्ट जो इस किस्म का कोई काम करेगा। कॉन्फ्लिक्ट जोन में आपका जहाज़ जा रहा है, ब्लॉकेट लगा हो या ना लगा हो, मतलब इस वक्त दुनिया की सारी नज़रें ईरान पर हैं, चीन पर हैं, रशिया पर हैं, और बहुत सारे ममालिक पर हैं। और इस किस्म की कोई बेवकूफ़ी करेगा कि जी बहरी जहाज़ में कोई ऐसी चीज़ें भेज देगा जो काबिल एतराज़ होंगी या जिनको नोटिस किया जा सकता है, मेरा ख्याल है कि ऐसी नहीं है, इस तरह से नहीं होता है ये। और बहुत सारे रास्ते अगर किसी ने किसी की मदद करनी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस एनवायरनमेंट में इस किस्म का कोई काम करेगा कि वो ये काम करने का मतलब ये है कि वो ख़ुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है इस वॉर में और इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि कोई नहीं चाहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। एक जाने से पहले ब्रेक पे आप एक बात कर रहे थे कि
अगर सुबह तक नहीं होता सीज फायर एक्सटेंड तो फिर क्या होगा। मैं अपने 2 सेंट्स उस पर आपको दे देता हूँ। देखिए, अगर आप टेक्निकली जामी देखें तो सीज फायर 2 दफ़ा ब्रीच हो चुका है, 2 दफ़ा बाकायदा सीज फायर ब्रीच हो चुका है और अमेरिका की तरफ से हुआ है। पहली दफ़ा जब उन्होंने ब्लॉकेट लगाया सीज फायर लगने के बाद, इसलिए कि ब्लॉकेट एक एक्ट ऑफ वॉर है और ज़रूरी नहीं है कि उसमें फाइटिंग हो रही हो आप ब्लॉकेट लगाएं तो वो एक्ट ऑफ वॉर है। वो पीस टाइम में भी एक्ट ऑफ वॉर है, वो सीज फायर के दौरान भी एक्ट ऑफ वॉर है और वो वॉर के दौरान भी एक्ट ऑफ वॉर है। तो वो एक्ट ऑफ वॉर है। और ये जब आप ब्लॉकेट लगा देते हैं और अपने फरीक को बता देते हैं कि जी मैंने तुम्हारे खिलाफ ब्लॉकेट लगाया, यानी कि इकोनॉमिक पनिशमेंट मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ, तो फिर उस फरीक के पास ये हक महफूज होता है कि वो उस ब्लॉकेट को तोड़े, फिजिकली तोड़े और काइनेटिकली तोड़े। तो वो एक ब्रीच हो चुका था जो ईरानियों ने उसको नहीं रिस्पॉन्ड किया, ये उनकी दानिशमंदी थी क्योंकि वो शायद बातचीत को एक मौका देना चाहते हैं। दूसरा ब्रीच हुआ है जब ये जहाज़ उनका इन्होंने पकड़ा है और उसके ऊपर इन्होंने अपने मरीन्स उतारे हैं और फिर उसको कब्जे में ले लिया है। ये बेसिकली दूसरा ब्रीच है इस सीज फायर का। तो टेक्निकली सीज फायर तो ब्रीच हो चुका है। अब अगर सुबह एक्सटेंड होता है या नहीं होता है, मेरा ख्याल है कि दोनों तैयार हैं इस किस्म की किसी सिनेरियो के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि बातचीत चलेगी आगे और अगर कोई हतमी एग्रीमेंट नहीं भी होता इन दिनों में, तो मैं समझता हूँ कोई फ्रेमवर्क जरूर तैयार हो जाएगा जिसके तहत आगे बातचीत चलेगी। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है तैयारी भी है दोनों तरफ। आप एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो बुश एयरक्राफ्ट कैरियर एक वो भी इस थिएटर में आ रहा है और जेरल्ड फोर्ड जो मेडिटेरेनियन में खड़ा हुआ था वो भी रेड सी में आ गया, वो भी इस थिएटर में आ रहा है। तो मतलब प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं, आसार भी हैं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि बातचीत का रास्ता खुला रहे। ये शाह साहब ने, क्योंकि रियर एडमिरल रहे हैं, वो बड़ी अहम बात की कि वो प्रेशर टैक्टिक्स के लिए जो 2 अहम तरीन बहरी बेड़े हैं वो भी इस इलाके में दोबारा भेज रहा है अमेरिका। मरीन्स भी यहाँ से साउथ कोरिया से मंगवाए गए थे और न्यू डिप्लॉयमेंट भी हुई थी। तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम के अगर ये डील नहीं होती, मुआहिदा नहीं होता, तो फिर किस तरह सूरत हाल बदल सकती है।